Good morning class 7. Today we are going to read about chapter number 1 from geography, that is our environment. Okay students, so in this chapter we will read about the major types or kinds of environment, natural environment and human environment, and then we will also discuss about their categorization, like the categorization or classification of natural environment into biotic components and abiotic components, or we can say biotic environment and abiotic environment. Okay, and then we will also discuss about the human environment, okay, and their sub classification, like humans activities and humans creation. So student, basically if I ask to you that what is the environment, so you all will ready to give the definition or the meaning of this term. Sir, this is called environment, like somebody will speak, sir हमारे आसपास जो भी वो हमारा एनवायरनमेंट, ओके, कोई बोलेगा कि जो भी नेचुरल है और जो मैन मेड है वो सब हमारा एनवायरनमेंट. ओके, सो इन इंग्लिश व्हाट विल स्पीक ऑल द थिंग्स, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट्स विच आर सराउंडेड टू अस, जो हमें घेरे हुए हैं. ओके, वो चाहे आइदर दे आर नेचुरल और मैन मेड्स आर कॉल्ड आर एनवायरनमेंट, वो हमारा एनवायरनमेंट है. और इन सिंपल टर्म्स वी कैन से आर सराउंडिंग इज आर एनवायरनमेंट. हमारा जो भी आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है. किसी के आसपास जो है उस किसी का सराउंडिंग कैसा हो सकता है, वहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं, नेचुरल कंपोनेंट ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक रिवर, लेक या डेंस फॉरेस्ट. ये हो सकता है किसी का नेचुरल सराउंडिंग जो है कैसा हो सकता है कि वहाँ पर जो है मैन मेड चीज़ें ज़्यादा हो, लाइक रोड्स हो, मार्केट्स हो, ओके, कम्युनिटी लिविंग हो, सेटलमेंट्स हो, इंडस्ट्रीज हो एंड सो ऑन. ओके, ये डिपेंड करता है. तो बेसिकली जनरली हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल टू दिस, आई मीन टू से टू आवर एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग इज आवर एनवायरनमेंट. जो हमारा आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है. सो अब ये जो हमारा सराउंडिंग है इसको हम, या आई मीन टू से हमारे एनवायरनमेंट को हम जो है टू कैटेगरीज में जो है क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. और वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. नेचुरल एनवायरनमेंट किससे मिलकर बनता है, बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग कंपोनेंट्स, ओके, लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. एंड एबायोटिक कंपोनेंट किससे मिलकर बनता है, इट इज एबायोटिक कंपोनेंट, और वी कैन से एबायोटिक एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. ये लैंड, वाटर और एयर से मिलकर बनता है, यानी फिजिकल कंपोनेंट से मिलकर बनता है. कौन, एबायोटिक एनवायरनमेंट. और वी कैन से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी इसको बोला जा सकता है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी बोला जा सकता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू यू स्टूडेंट, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके मेजरली उसके दो टाइप हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट टू टाइप्स के एनवायरनमेंट या टू टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर बनता है. तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी के जो कंपोनेंट है वो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, ओके, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, या ये बायोटिक कंपोनेंट्स या बायोटिक एनवायरनमेंट को बनाते हैं. ओके, और एबायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं, फिजिकल कंपोनेंट आते हैं, लाइक लैंड, वाटर एंड एयर. या ये बोल दीजिए कि ये फिजिकल कंपोनेंट लैंड, वाटर और एयर जो है वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को बनाते हैं. तो अब यहाँ पर हम कंक्लूजन में क्या कहेंगे, हियर फॉर द कंक्लूजन वी विल स्पीक और से दैट biotic and abiotic components togetherly forms a natural environment. Biotic components और abiotic components आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. ओके, सो इन ब्रीफ हमने ये डिस्कस किया, एंड देन वी विल रीड अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट आल्सो. ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आएगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमंस एक्टिविटीज एंड ह्यूमंस क्रिएशन. ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती है और ह्यूमंस के जो क्रिएशन होते हैं, यानी ह्यूमन जो भी अपने डेली लाइफ में जो भी कामकाज करता है वो सब भी जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है. प्लस जो क्रिएशन उसने किए हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी उसने की है, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो भी ह्यूमन परफॉर्म करता है, या जो भी क्रिएशन ह्यूमन ने किए हैं वो सब जो है ह्यूमन क्रिएशन में आते हैं, यानी वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के भी दो मेजर जो है यहाँ पर डिवीजन बताए हैं. फर्स्ट वन इज ह्यूमंस एक्टिविटीज एंड द सेकंड वन इज ह्यूमंस.
is an important term for you that human environment में only humans creation और उसके जो एक्टिविटीज है वो ही नहीं आते, उसको आप एलोबरेटेड टर्म में समझिए। ह्यूमन के जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है या उसकी जो सोशल लाइफ है वो भी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ही पार्ट है। ह्यूमन जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो भी किसके पार्ट है? ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट्स इन डिटेल। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने पढ़ा है कि सर नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंप्राइजेस ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स मीन्स आप बोल देंगे बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मीन्स ओके एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो लिविंग हम जो है फर्स्टली क्या पढ़ने जा रहे हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट जिससे मिलकर बना होता है वो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम एक ऐसे स्फीयर या रिल्म या जोन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट है उनको जो है अपने आप में कंसिस्ट या इंक्लूड किए रहता है। वो कौन सा है? दैट इज बायोस्फीयर। ओके, इनको हम आज रीड करें। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इज लिथोस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या होता है? ओके, लिथोस्फीयर इज द हार्ड रॉकी पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट का ओके वो पार्ट जो कि हार्ड है और रॉकी सरफेस वाला है। ओके, जो हमें विजिबल भी और इनविजिबल, यानी जो क्रस्ट है वो भी और जो एरिया ओशन बेड से यानी समुद्र के नीचे जो प्लेस है, जगह है, जो रॉकी सरफेस है वो भी, ये दोनों जो है किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का पार्ट है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से लिथोस्फीयर कंप्राइजेस क्रस्ट एंड द ओशियन बेड्स। क्रस्ट एंड द ओशियन बेड्स आर द डिविजन्स ऑफ द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के पार्ट है। लिथोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंस है? लिथोस्फीयर जो है किसको सपोर्ट करता है? सर ये हमारी डेली एक्टिविटीज को जो है रेगुलेट करता है, हमें जो है वेजिटेशन को ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है। अगर लिथोस्फीयर ही नहीं होगा तो हम वेजिटेशन कहाँ पर ग्रो करेंगे? एक्वेटिक वेजिटेशन भी हो सकता है लेकिन वो हमारे लिए इतना सपोर्टिव नहीं है, इतना बेनिफिशियल नहीं है। ओके, हमें फॉरेस्ट चाहिए, हमें क्रॉप्स चाहिए, हमें ट्रीज चाहिए, तो उसके लिए हमें लिथोस्फीयर ही बेस प्रोवाइड करता है। ओके, इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम दूसरा देखें तो हमें जो है जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क अगर हमें करने हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो या रोड्स बनाने, ब्रिजेस बनाने, बिल्डिंग्स बनानी, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मार्केट्स, ओके सेटलमेंट्स, ये जो बिल्ड करने हैं इनके लिए हमें लिथोस्फीयर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो लिथोस्फीयर हमारे सर्वाइवल के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। ओके, एंड लिथोस्फीयर का एरिया अगर हम देखें तो अर्थ का जो है 71% पार्ट जो है वो तो वाटर से कवर्ड है, यानी हाइड्रोस्फीयर जो है उसको कवर करता है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है 29% वो क्या है? लिथोस्फीयर है। यानी हम बोल सकते हैं कि लिथोस्फीयर का ओनली 29% पार्ट ही हमारे लिए विजिबल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्फीयर और द रिल्म इज हाइड्रोस्फीयर। ओके, जलमंडल। लिथोस्फीयर मीन्स स्थलमंडल इन हिंदी एंड हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। तो हाइड्रोस्फीयर हमें जो है क्या प्रोवाइड करता है? बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट हाइड्रोस्फीयर आई वुड लाइक टू से लिथोस्फीयर हमें मिनरल प्रोवाइड करता है, हमें वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। ओके, और हमें जो है डेली बेसिस जो रेगुलर एक्टिविटी उनको जो है रन करने में हेल्प करता है या उसके लिए बेस प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाइड्रोस्फीयर। ऑल द वाटर बॉडीज, ओके, all the water bodies of the world are included in hydrosphere। जितने भी जल के स्रोत है भूमि पर या लैंड पर, all the sources of water okay on the earth are included in the hydrosphere। उनको जो है हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, सो हियर द यूजेस ऑफ हाइड्रोस्फीयर आप क्या कहेंगे? तो हाइड्रोस्फीयर हमें इरिगेशन में हेल्प करता है, हमारे डोमेस्टिक वर्क में हेल्प करता है। ओके, और वाटर हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनको भी रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। प्लस ओशियन वाटर, जो ये तो फ्रेश वाटर के वर्क हो गए, अब ओशियन वाटर के वर्क देखिए तो आप वो हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है और मानसून को रेगुलेट करता है, या बोल सकते हैं कि क्लाइमेटिक सिचुएशंस को जो है वो रन करता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कहाँ पर कैसी होगी उसमें ओशियनिक वाटर का जो है अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड एज यू नो ओशियनिक वाटर जो है अर्थ के टोटल वाटर का जो है 97% कवर करता है ऑलमोस्ट। ओके,
was the importance of hydrosphere. Good morning students. Okay, today we are going to read about the remaining content of chapter number 1. Okay, from the first teaching content natural environment. Natural environment के जो 4 parts है या 4 limbs है, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Out of these 4 limbs we have been discussed about the 2 limbs that were hydrosphere and lithosphere. Now we are going to read about atmosphere and biosphere, which are the next 2 contents or realms or zone or part or divisions of the natural environment. तो atmosphere क्या होता है? Before explaining atmosphere, I would like to ask, what is the meaning of geography? Geography क्या होता है? Geography is the study of humans and its environment. ह्यूमन और उसके एनवायरनमेंट की जो स्टडी होती है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स की जो स्टडी है, वो जो है क्या है? दैट इज नोन एज जियोग्राफी. ओके, सो नाउ हियर एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? ओके, विच इज प्रेजेंट ओनली ऑन आवर अर्थ. जनरली ऐसा कहते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ पर ही है. तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस? ऐसा क्या है यहाँ पर? तो एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड टू द अर्थ, जो कि अर्थ को घेरे हुए है. ऐसी गैसेस की एक लेयर है क्या? एटमॉस्फेयर. ओके, जो अर्थ को घेरे हुए हैं एंड विच ऑल्सो सपोर्ट्स और हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ. जो अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करती है, लाइफ को सस्टेन यानी बने रहने में हेल्प करते हैं. कौन कौन सी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ओजोन एंड सम मोर गैसेस. ओके, दीज गैसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग. ओके, अगर ये गैसेस नहीं होगी तो जो है ऑब्वियसली, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते. CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट एंड वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन, वो जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता. ओके, एंड एनिमल्स भी जो है अफेक्ट हो जाएंगे. एंड देन अगर ओजोन गैस नहीं होगा तो हमें स्किन रिलेटेड डिसीज हो जाएंगी. अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल सनरेज जो है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेंगी या प्लांट एंड वेजिटेशन के ऊपर पड़ेगी, हमें स्किन रिलेटेड डिसीजेस होगी. और भी कई सारे जो है हार्मफुल जो है एलिमेंट हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन को अफेक्ट करने लगेंगे. ओके, नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अच्छे से. ओके, एटमॉस्फेयर आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी एटमॉस्फेयर करता है. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको हॉटनेस फील हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हॉट हो चुका है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है. ओके, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेयर में मान लीजिए वहाँ पर कोल्ड एयर ब्लो करे तो आपको कोल्डनेस फील होगी. ओके, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इसको मेंटेन करने में. इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोलॉजिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन करने में एटमॉस्फेयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लास्ट realm ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इट इज अ नैरो जोन. ये एक नैरो जोन है, एक सतरा क्षेत्र है जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से तो छोटा है, लेकिन ये एक ऐसा जोन है जिसमें ये सारे जो अदर 3 जोन्स है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये तीनों जहां पर आकर इंटरेक्ट करते हैं और इन तीनों के आकर इंटरेक्ट करने की वजह से यानी जहां biosphere is a narrow zone where all these 3 physical components interact with each other. कौन से physical components? lithosphere, hydrosphere and atmosphere. and इन तीनों के आपस में interact करने की वजह से यहाँ पर जो है लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. लाइफ की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है और एक नया जो है एक रिल्म, एक स्फीयर, एक जोन, एक क्षेत्र, एक मंडल बनता है, क्रिएट होता है, विच इज नोन एज बायोस्फीयर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, इन हिंदी जीवमंडल. ओके, most of the forms of life, most of the sorts of life, kinds of life are exist at here. वो यहाँ पर exist हैं या यहाँ पर रहते हैं या अपने आप को सर्वाइव करते हैं.
डू यू नो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ जोन्स। बायोस्फीयर के कई जोन होते हैं और उन जोन में डिफरेंट काइंड्स के फिजिकल कंपोनेंट्स और प्लांट्स एनिमल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो बायोस्फीयर के अलग अलग जोन में अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग जोन जो है आपस में क्या कहलाते हैं, बायोस्फीयर के ये जो अलग अलग जोन बनते हैं, ओके, इन अलग अलग एनिमल और अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट्स की वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में क्या स्टडी किया जाता है, इकोसिस्टम में स्टडी की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या इंटरेक्शन है, उनकी आपस में क्या इंटरडिपेंडेंसी, वो एक दूसरे से कैसे डिपेंड करते हैं, ओके, और अपने इसके साथ ही साथ विद दिस वो अपने एनवायरनमेंट से भी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ओके, उनके सराउंडिंग से वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम, उसको हम इकोसिस्टम। और एक बायोस्फीयर में, मतलब बायोस्फीयर तो एक ही है, इस बायोस्फीयर में जो है वेरियस या न्यूमरस जो है इकोसिस्टम हो सकते हैं, ओके। किसी एक कुएं का इकोसिस्टम अलग हो सकता है, किसी तालाब का अलग, किसी रिवर, किसी सी ओशियन का अलग, ऐसे मेनी जो है, या यू बोल सकते मेनी काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम यू में फाइंड ऑन द अर्थ और वी कैन से विद इन द बायोस्फीयर, ओके। एंड द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके जो सराउंडिंग, यानी जिन कंडीशंस में, जिन एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो रहते हैं, जिन फिजिकल कंडीशंस या फिजिकल एनवायरमेंट में वो रहते हैं, उनकी जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, और वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ओके, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ओके। सिंपली वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ओके। तो आप इतना तो जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इज अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के टू टाइप्स होते हैं ना, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट और उसके जो पार्ट्स हैं या उसके जो डिवीजन है वो हमने पढ़े, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। नाउ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, ओके। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हियर स्टूडेंट यू मे सी ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human beings form the most important part of the environment. Obviously, they not only interact within the environment but also modify it according to their needs. यानी ह्यूमन बींग ओनली एनवायरनमेंट में रहता ही नहीं है, वो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई यानी बदल भी रहा है या बदलता भी है। अर्ली मैन लिव्ड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। वी ऑल नो, हमारे जो एंसेस्टर या पूर्वज थे वो जो है बेसिकली जो है एनवायरनमेंट के बिल्कुल क्लोज थे, वो एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते थे। यूँ बोल दीजिए नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक जगहों पर जहाँ पेड़ पौधे, नदियाँ, झील, तालाब ये होते हैं वहाँ पर वो रहते थे, यानी उनका सराउंडिंग नेचुरल होता था, हमारे तरह नहीं होता, ठीक है। हम तो कॉन्क्रीट एनवायरनमेंट में रहने लगे, ठीक है, यानी हमारे जो सेटलमेंट्स है वो जो है सीमेंटेड है, ओके। एंड अर्ली मैन ने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग एडोप्ट भी कर लिया था, ओके। बट आज का जो मैन है, मैन टुडे इज डिफरेंट, वो थोड़ा अलग है। हिज नीड्स हैव ग्रोन एंड इन ऑर्डर टू मीट देम, उसकी ज़रूरतें बढ़ गई और उनको पूरा करने के लिए मैन हैज़ मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदल दिया। यानी जहाँ पर आज ये स्कूल बिल्डिंग, वहाँ पर पहले जो है आज से 100 ईयर 50 ईयर जो है वहाँ पर फील्ड हुआ करते होंगे, आसपास भी दूर दूर तक कहीं कोई सेटलमेंट नहीं होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यानी ह्यूमन बींग ने जो है हमको जो है नीड पड़ी कि हमें जो है स्कूल बिल्डिंग चाहिए, तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, ओके। दिस हैज़ अफेक्टेड द एंड चेंज सेवरल इकोसिस्टम। इससे ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ह्यूमन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, इससे कई सारे इकोसिस्टम जो है वो बदल गए हैं, ओके। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, कई सारे इकोसिस्टम का जो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका नंबर गड़बड़ हो गया है या कम हो गया या कुछ तो डिप्लेट ही हो गए, खत्म ही हो गए, ओके। एंड डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी खराब हो गया। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ डिजास्टर्स इफेक्ट। अब एनवायरनमेंट जब खराब होता है तो इसके कई सारे डिजास्टर यानी बहुत बुरे जो है प्रभाव पड़ते हैं। मैन मस्ट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इश्यूज। इंसान को पर्यावरण को लेकर बहुत संवेदनशील होना चाहिए। ही मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। प्रकृति और इंसान के बीच में जो है बैलेंस यानी संतुलन बनाए
नाउ मेन मस्ट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इश्यूज़, यानी पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर मनुष्य को जो है बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। एंड लर्न टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके उसके बारे में सीखना चाहिए, पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। ही मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसे जो है मानवीय पर्यावरण और जो है प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में जो संतुलन स्थापित करना आना चाहिए। ओके, एंड ही मस्ट हैव टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, और उसे प्रकृति के साथ जो है हार्मनी यानी शांति के साथ जो है रहना सीखना चाहिए। ही हार्मनी यानी आप बोल सकते हैं पीसफुली या भाईचारे के साथ। ही मस्ट यूज़ द रिसोर्सेज वाइजली एंड लर्न, उसे रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे जो है ज़्यादा अक्लमंदी या बुद्धिमानी के साथ यूज़ किया जा सकता है जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। एंड लर्न टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम फॉर टुमारो, और उन्हें कल के लिए, आने वाले दिनों जो है समय काल के लिए, पीरियड के लिए या टाइम के लिए या फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे प्रिजर्व यानी संरक्षित करके रखा जा सकता है, ये सीखना चाहिए। जुडिशियस यूटिलाइजेशन नॉट एक्सप्लॉयटेशन इज द वन एंड ओनली वे टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी खाली जुडिशियस यूटिलाइजेशन करने से ही कुछ नहीं होगा। नॉट एक्सप्लॉयटेशन यानी प्रकृति का हम शोषण नहीं करेंगे। इज़ द वन एंड ओनली वे टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि जुडिशियस यूटिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो साथ ही साथ आपको प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लीड कर पाएंगे और आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ह्यूमन्स बीइंग इक्विप्ड विद ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भगवान ने गॉड ने जो है ह्यूमन बीइंग को क्या किया है, उसे इक्विप्ड किया है ना, उसे सुसज्जित करके भेजा है ग्रेटर लेवल की इंटेलिजेंसी और अंडरस्टैंडिंग देकर कि जो है जिसके बिहाफ पर ह्यूमन बीइंग जो है ये डिटरमाइन कर सकता है ओके कि नेचर के साथ जो है उसे कैसे बिहेव करना है, उसे कैसे मॉडिफाई करना है, नहीं करना है, कितना करना है। एंड हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी यानी उसे उच्च स्तर की जो है बुद्धिमत्ता भी दी है। अलोन कैन सेव द नेचुरल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरनमेंट को सेव कर सकता है, नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करके रख सकता है। ओके, इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम दैट वी मस्ट पे अटेंशन टू कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और ये समय की मांग है। इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, ये समय की मांग है कि हम जो है क्या करें, हमें जरूर ध्यान देना चाहिए एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए। ओके, उसको संरक्षित करने के लिए। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वी सेलिब्रेट 5 जून एवरी ईयर एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और यही फीलिंग, यही जो है एस्पायरेशन क्रिएट करने के लिए, स्पिरिट करने के लिए हम एवरी ईयर ऑन 5 जून हम जो है एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हमने एनवायरनमेंट और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में रीड किया, और ह्यूमन किस तरीके से एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और एंड वाई ही इज़ एक्सप्लॉइटिंग और मिस यूजिंग, और हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे वो डिस्टर्ब कर रहा है या उसको डिग्रेड कर रहा है, ये हमने इस चैप्टर में सीखा है। ओके, साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होते हैं और इकोलॉजी क्या होती है, जियोग्राफी का क्या मीनिंग है, ये भी हमने इस चैप्टर में देखा। और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के जो है कौन से पार्ट हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स है या एबायोटिक कंपोनेंट्स है, वो रीड किए। प्लस बायोस्फीयर यानी लिविंग कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा, या लिविंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके जो भी एक्सरसाइज होंगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आप जो है इस चैप्टर को घर पे भी रीड करेंगे ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, और आपको जो भी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और क्वेरी रिगार्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन और द टीचिंग कंटेंट, यू मे राइट इन माय कमेंट सेक्शन। ओके।